Javaria, you can start. Assalamu alaikum everyone. Good evening everyone. Before starting today's webinar, I would like to introduce myself. My name is Zubaria Anam and I'm Senior Officer at Pakistan Mercantile Exchange. और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हर वेंसडे को एक वेबिनार करते हैं हम जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होता है। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एफओएमसी मीटिंग। और हमारा जो आज का वेबिनार है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हमारे दो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से और दूसरे एचजी मार्केट से होंगे। उन दोनों की प्रेजेंटेशंस होंगी एंड इन नेक्स्ट सेगमेंट हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से मिस्टर एहसन रजाकी को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग स्टार्ट कर सकें। मिस्टर एहसन डिप्टी मैनेजर हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ओवर टू यू मिस्टर एहसन। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम होगा 15 मिनट। ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone. Welcome to the webinar of Pakistan Mercantile Exchange. In the first part, thank you so much Zubaria and thank you so much for Pakistan Mercantile Exchange for giving me an opportunity to speak. हम आज की इस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन है, जो वेबिनार है, उसके अंदर हम PMEX और इसकी हायरार्की और फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द थिंग्स, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं इसके अंदर अगर आप देखें तो दुनिया की पूरी जो मार्केट है वो किसी भी किस्म की कमोडिटी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट्स हो, एसेट्स हो, एक्सपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर रही है। तो एक तरफ हमारे पास सप्लाई ऑफ कैपिटल है, दूसरी तरफ डिमांड ऑफ कैपिटल है, और उनको ट्रेड करने के लिए हमेशा से दो ही तरीके अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये है कि आप ओवर द काउंटर ट्रेडिंग कर लें, डीलिंग कर लें, और सेकेंडली ये है कि आप डायरेक्ट डीलिंग कर लें। और लेकिन इन तमाम को लेजिस्लेट करने के लिए और जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, जो फेयर प्राइस का प्रॉब्लम है, जो ट्रांसफरेबिलिटी का प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए, उसको जो है एक अच्छे तरीके से देखने के लिए और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फिर एक और गेटवे आता है जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट्स का नाम दे रहे हैं। और ये फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेट होती हैं जिस वजह से ट्रस्ट और डिफ़ॉल्ट और अवेयरनेस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो टैकल होते हैं। तो हमारे पास दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। एक तो ये है जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है और सेकेंडली इनडायरेक्ट एक्सेस जो है। तो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर वो चीज़ें जैसे आम लोग हैं वो खुद से ट्रेडिंग करना जानते हैं या वो खुद से मार्केट की रिसर्च करना जानते हैं और वो पैसा रखते हैं, वो दे हैव सम वैल्यू ऑफ द मनी, तो वो इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि बैंक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर वो डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ। और इनडायरेक्ट गेटवे में किसी के पास टाइम नहीं है, रिसर्च करने का टाइम नहीं है, या अच्छी रिसर्च करने के अंदर वो नहीं है, तो वो फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस को अपने बिहाफ पे अपना पैसा देते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस उनके बिहाफ पे इंश्योरेंसेस, तकाफुल्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं उनके बिहाफ पे उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करती हैं। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर बात करें, कमोडिटी क्या है? किसी भी चीज़ जिसको किसी भी पेमेंट के अगेंस्ट ख़रीदा जा सके, और यहाँ कमोडिटीज़ की दो टाइप्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। वन इज़ टेंजिबल, सेकंड इज़ इंटेंजिबल। एनीथिंग लाइक गोल्ड, राइस, क्रूड ऑयल, ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आप इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में इंडेसिस को ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास कमोडिटी मार्केट के ऊपर अगर हम स्पेसिफाई करें तो कमोडिटी मार्केट की दो टाइप्स हैं। एक तो है स्पॉट मार्केट, यानी स्पॉट मार्केट से मुराद हमारी मंडियां हैं,
ठीक है। जैसे कि ग्रेन मार्केट है, अभी रिसेंटली हमारे पास गंदम का रेट आया, तो गंदम की मंडी में आप जाएं और आप वहाँ से जाके स्पॉट प्राइस के ऊपर ख़रीद लें। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे पाकिस्तान में हमने अभी ये फेस भी किया कि गवर्नमेंट का रेट कुछ और था, जो कि मंडियों के अंदर रेट ग्रेन्स का कुछ और था होता है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्राइस है, उसको टैकल नहीं किया जा सकता। ये स्पॉट मार्केट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें, तो हमारे पास यहाँ हर चीज़ का एक स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे गोल्ड 10 आउंसेस, 100 आउंसेस, 1 आउंस, ठीक है। और इन सबको लेजिस्लेट करने के लिए एक्सचेंज भी मौजूद है, और सबको एट द सेम टाइम सबके लिए प्राइसेस भी सेम हैं। तो एक्सचेंज जो फ्यूचर मार्केट्स हैं या जो फ्यूचर्स एक्सचेंज हैं, वो ये चीज़ देखती हैं कि सबको प्राइसेस फेयर मिलें, सेम मिलें, और कॉन्ट्रैक्ट जो चीज़ जिस चीज़ में डील किया जा रहा है, वो चीज़ या वो कॉन्ट्रैक्ट भी सेम रहे सबके लिए। और उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है हमारे पास, और पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज फ्यूचर्स मार्केट को डील कर रही है। स्पॉट एक्सचेंजेस और फ्यूचर एक्सचेंजेस में एक जो थोड़ा सा और फ़र्क है, वो पर्पस ऑफ डिलीवरी भी है, हाई डिलीवरी रिस्क भी हैं। उसके अलावा आपने स्पॉट मार्केट में 100% पेमेंट करनी होती है। वॉल्यूम और लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम रहता है हमेशा से, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है, और स्टैंडर्डाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट। आप किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम लोगों को सेम ही स्टैंडर्ड की ग्रेन्स या कोई भी चीज़ जो भी कमोडिटी ट्रेड की जा रही है उस स्पॉट मार्केट के अंदर, एक्सचेंज के अंदर, वो सबको सेम मिले। इसके अगेंस्ट में हमारे पास फ्यूचर एक्सचेंजेस के अंदर ये लिवरेज अवेलेबल है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप प्राइस हेज कर सकते हैं। जो प्राइस रिस्क हेज है, वो प्राइस बेशक एप्रिसिएशन का हो या डेप्रिसिएशन का हो, आप शॉर्ट करके या लॉन्ग करके उस प्राइस को, अपनी कमोडिटी की प्राइस को हेज कर सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि हमारे पास कॉपर के या गोल्ड के बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो फिजिकल मार्केट में भी डील करते हैं, स्पॉट मार्केट में भी, और उसके अगेंस्ट वो प्राइस फ्लक्चुएशन को या प्राइस गैप्स को जो है, वो हमारे पास इधर फ्यूचर मार्केट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी हैच कर देते हैं। इसके अलावा पे करनी होती है जस्ट मार्जिनल पेमेंट। वॉल्यूम और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहता, आप किसी भी टाइम में अपनी ट्रेड ले सकते हैं, उसको एग्जिट कर सकते हैं, आप पेंडिंग ऑर्डर्स दे सकते हैं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है, और एट द सेम टाइम जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। और यहाँ हर चीज़ एक स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रही है। हमने हर चीज़ को एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई कर दिया हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड है जो तमाम लोगों के लिए, वो बेशक 1 आउंस वाला हो, 10 आउंस वाला हो, 100 आउंसेस वाला हो, उन तमाम लोगों को विजिबल रहेगा। फ्यूचर्स क्या हैं जी? इस स्क्रीन के अंदर हम बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक पॉइंट मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि फ्यूचर एक्सचेंज जो है वो बिड्स ले रही होती है बायर से भी और सेलर से भी। तो इस वजह से ये सब मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना एक्सचेंजेस के लिए इजी हो जाता है, और अनलिमिटेड सप्लाई होती है। आप नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ द एसेट्स। फिजिकल डिलीवरेबल एसेट्स भी हैं, कैश सेटल प्राइस डिफरेंसेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इस करेंसी नोट ऑफ फ्यूचर, तो करेंसी नोट एक फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ इट इज़ अ बेरियर ऑन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा होता, ये किसी की मलकियत में नहीं होता। इस वजह से ये फ्यूचर्स के अंदर इसको हम कंसीडर नहीं करते, और द अंडरलाइंग एसेट इज अनस्पेसिफाइड। मतलब इस पॉइंट को मैं हाईलाइट इस तरह से करना चाहूँगा कि हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, तो क्या चीज़ अदा करेगा? मतलब वो दूसरा ये कि इसके अंदर फ्यूचर्स में हमेशा से टाइम फ्रेम होता है, लिमिटेड होता है, मतलब बाउंड किया गया होता है वक्त के हिसाब से कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब सेटल होगा। तो करेंसी नोट के अंदर ऐसा नहीं है, आप बेशक अभी कहीं भी लेके जाएं, या 5,000 के इस नोट को आप 10 दिन बाद भी लेके जाएं, तो वो टाइम फ्रेम नहीं है। आपको इसकी वैल्यू एक उस टाइम की स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से जो है वो रिटर्न है, वो कैसे होगा वो भी अनस्पेसिफाइड है।
स्पॉट प्राइसेस और फ्यूचर प्राइसेस को कैसे मेंटेन किया जाता है? स्पॉट प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा लो होती हैं क्योंकि वो करंट प्राइस हो रही होती है, और फ्यूचर प्राइसेस नॉर्मली स्पॉट प्राइसेस से अपसाइड पे होती हैं क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैरी करना भी होता है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैरी करने को अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट भी आता है, इंटरेस्ट रेट भी आता है, इंश्योरेंसेस भी आती हैं और अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल आप देखेंगे, जो दिसंबर की लाइन आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, जो दिसंबर 2023 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो है दिसंबर के लास्ट में जाके बिल्कुल स्पॉट प्राइस के पास पास में जाके सेटल हो रहा है, क्योंकि स्पॉट और जो करंट मार्केट फ्यूचर मार्केट प्राइसेस हैं उन दोनों को मेंटेन इसीलिए किया गया है कि वो जो स्पॉट की डिमांड है उसको भी फ्यूचर प्राइसेस जो हैं वो मीट करती रहें साथ साथ। तो क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि इस फ्यूचर मार्केट परफेक्ट मार्केट? तो दुनिया की कोई भी मार्केट परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक कोशिश की गई है ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर रहते हुए कि फ्यूचर्स मार्केट को या फ्यूचर एक्सचेंजेस की जो ट्रेडिंग है उसको परफेक्ट के करीब करीब रखा जाए या ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो परफेक्ट हो। तो यहाँ ऑल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर हैव फुल एंड सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही होती, तमाम लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सेम नज़र आ रहे होते हैं, जो प्राइसेस होती हैं वो सबके लिए सेम होती हैं, ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो इतनी फिनोमिनल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कम्पीटिंग विद ईच अदर, बायर और सेलर्स की एक वॉर चल रही होती है, ये भी सबके सामने विजिबल होता है मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर। और इस मार्केट को इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर सकता, मतलब अपनी कुछ मैनिपुलेशन जो है वो इस मार्केट में नहीं होती, ठीक है। और प्राइसेस सबके लिए सेम होती हैं। वंस अगेन, आप बेशक कोई 10 लाख के इन्वेस्टर हैं, 1 करोड़ के हैं, 5 करोड़ के हैं, आप तमाम लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो सेम ही रहती है। अब हम बात करेंगे रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट्स की। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही रेगुलेटेड इन्वायरमेंट है फ्यूचर्स को ट्रेड करने का, और वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। यहाँ एक वर्ड की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, रिकोर्सेज के ऊपर हमने एक बड़ा हाईलाइट किया हुआ है, मल्टीपल रिकोर्सेज अवेलेबल अगेंस्ट योर कंप्लेंट्स। तो जो रेगुलेटेड इन्वायरमेंट होता है वहाँ आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको ट्रेडिंग के अंदर, तो यहाँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी क्यूरीज को सुनते हैं और उसके अगेंस्ट आपको हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ मल्टीपल रिकोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो ब्रोकर के पास जाता है, अगर उसकी क्यूरी सॉर्ट आउट नहीं होती तो वो फिर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को अप्रोच करता है, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहता है तो वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। और सेकेंडली, यहाँ लोअर टैक्सेस हैं, जस्ट 5% कैपिटल गेन टैक्स आपने पे करना है, लीगल इशू कोई नहीं है, आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं दैट इज़ अ वाइट मनी, और वो आपकी एक हैंडसम अर्निंग है, और यहाँ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मतलब आपके जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर है और उससे हमारी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। जबकि अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर उसकी एग्जांपल्स भी कोट कर सकता हूँ मैं, बाइनेंस है, ऑक्टा एफएक्स है, एक्सएनएस है, आईसी मार्केट्स हैं। तो ये अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास कोई कंप्लेंट का जो है वो एंड क्यूरी नहीं होती, मतलब कंप्लेंट को रिजॉल्व करने वाला कोई बंदा नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ एक वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। कल को खुदा ना खास्ता इनकी वेबसाइट बंद होती है तो आप किसको कंप्लेन करेंगे? आपका जो हार्ड अर्न मनी है अगर वो ये लेके चले जाते हैं तो आप किसी को कंप्लेन नहीं कर पाते। सेकेंडली, हाई टैक्सेस हैं इस मार्केट के अंदर। फिर लीगल और नॉन कंप्लाइंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जब आप अनरेगुलेटेड गेटवेज के ऊपर काम करेंगे। और सेकेंडली, आप खुद से डॉलर्स मुल्क से बाहर बेच रहे हैं तो आप इकोनॉमी को भी नुकसान कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान की। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड इज जस्ट रिलेटेड विद द स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग। अब स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग बोथ इन्वॉल्व कमिटिंग मनी टू हाई रिस्क प्रोस्पेक्ट्स दैट मे और मे नॉट पे ऑफ। पर्पस, इंटेंशन, प्रोसीजर्स एंड रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में थोड़ा सा एक लाइन हम ड्रॉ करना चाहेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एज फ्यूचर इज अनसर्टन फॉर एवरीवन। इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं और फ्यूचर में अभी नेक्स्ट सेकंड में क्या हो सकता है ये सबके लिए सेम है, ठीक है।
आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप इसको बेहतर कर सकते हैं रिसर्च और नॉलेज की बेस के ऊपर। और अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप विन विन सिचुएशन है आपके लिए। और उसमें द पर्पस में भी स्पेकुलेशन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप गेन या फिक्सिंग रिटर्न जो है वो आपका पर्पस हो सकता है। सेकेंडली, नो हाउस इन्वॉल्व, यानी एक्सचेंज का इसके अंदर कोई लेन देन नहीं होता। एक्सचेंज किसी किस्म की मुनाफली नहीं कर रहा होता, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आप पैसे बना रहे हैं या लूज कर रहे हैं या आप क्या ट्रेड कर रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप एक विन विन सिचुएशन में रहें और आप अच्छी ट्रेडिंग करें बेस्ड ऑन योर रिसर्च। लेकिन गैम्बलिंग क्या हो सकता है? गैम्बलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ हाउस खुद इन्वॉल्व होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि हम नहीं है। और सेकेंडली, अंडरलाइंग इकोनॉमिक रियलिटी जो है वहाँ आपको रिसर्च नहीं होती। वहाँ आप नेक्स्ट सेकंड के अंदर जो भी कर रहे होते हैं वो गेम ऑफ चांस है, आप अपनी लक प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। गेटिंग टू नो हाउ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इज डूइंग इट्स ट्रेडिंग वर्क और फंक्शनल किस तरह से है। हम आपको 22.5 घंटे का ट्रेडिंग टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 दिन। और इन 22.5 घंटे के अंदर आप कभी भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट को, ट्रेड को, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकते हैं। आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को, अपने लॉसेस को बुक कर सकते हैं। और हम इवन लोकल हॉलीडेज़ के ऊपर भी एक्टिव हैं, ये भी एक एडवांटेज है लोगों को। और इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की एक्सेस आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जस्ट ऑन योर मेटाट्रेडर 5 इनसाइड योर बेडरूम भी अवेलेबल है। आपने किसी जगह पे बाहर नहीं जाना और आपको ये एक्सेस पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज विद इन पाकिस्तान दे रही है कि आप कहीं भी रहते हुए इंटरनेशनल कमोडिटीज़ को ट्रेड करें। और जो हमारा मेटा ट्रेडर 5 है वो इस टाइम दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और इंटरनेट और स्मार्टफोन के ज़रिए आप दुनिया के अंदर कहीं भी रहते हुए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के सर्वर से कनेक्ट करें और ट्रेडिंग कर लें। और यहाँ मैं बात करूँगा कि बहुत कम ट्रेडिंग फीस या जो है कॉस्ट के साथ हम काम करवा रहे हैं। और जस्ट 0.009% ऑफ द ट्रेड वैल्यू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कॉस्ट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ द पीएमईएक्स, सबसे टॉप पे हमारे पास जो लीगल स्ट्रक्चर है उसमें टॉप पे हमें जो रेगुलेट कर रहे हैं वो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और फिर आता है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, और फिर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज रेगुलेट कर रहा है ब्रोकर्स को, और ब्रोकर्स आगे से कंज्यूमर डीलिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशनल एंड के ऊपर अगर हम देखें तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ लिंक है, क्योंकि हम जो डायरेक्ट फंड मॉडल के ज़रिए डिपॉजिट्स ले रहे हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज होल्ड कर रहा है, विड्रॉल्स भी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कर रहा है, और मार्केट एक्सेस भी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का डीएफएम मॉडल है, ये दुनिया का सबसे यूनिक और स्पेसिफिक मॉडल है जिसमें कस्टमर 110% सिक्योर है। प्रोडक्ट सूट की बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कैश सेटल प्रोडक्ट्स के अंदर मेटल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल्स और एनर्जी सेक्टर में डील कर रहा है। मेटल्स में हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन, कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम अमेरिकन इक्विटीज़ यानी इंडेक्सेस को भी ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें नैस्डैक, डाउ जोन्स एंड S&P 500 अवेलेबल है आप लोगों को ट्रेड करने के लिए। और डिलीवरेबल में गोल्ड तोला और राइस पैडी EWR के ज़रिए भी हम ट्रेड करवा रहे हैं। गेट स्टार्ट इन पीएमईएक्स, आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरनेशनल कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। आपने सिंपल एक काम करना है कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ ब्रोकर लिस्ट अवेलेबल है, आप वो लिस्ट चूज़ करें। आप वहाँ हमारे पास जो भी लिस्ट ब्रोकर्स हैं आप उनको देखें, उसमें से किसी भी एक ब्रोकर को सिलेक्ट करें और अकाउंट ओपन कर लें उसके साथ। आप अकाउंट ओपनिंग जो है वो कन्वेंशनल भी हो सकता है, आप ब्रोकरेज हाउस के अंदर जाके भी करवा सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के डीएफएम मॉडल को यूज़ करते हुए फंड्स को डिपॉजिट कीजिए और आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। ब्रोकर्स, अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि ब्रोकर्स की सिलेक्शन किस तरह की जाए, तो हमने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया है और आपको सजेस्ट किया है बल्कि कि आप ब्रोकर की कॉस्ट और सर्विसेज को मद्देनज़र रख के अपने ब्रोकरेज हाउस को चूज़ करें। ट्रेडिंग इन पीएमईएक्स, अब हम
दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं और क्लाइंट की आसानी के लिए, कंज्यूमर एंड की आसानी के लिए नॉर्मल रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल मार्जिन्स के साथ हम ऑफर कर रहे हैं। और इसमें फ़र्क ये होता है कि जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो आप नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी आज अगर आपने ट्रेड लगाई है गोल्ड में और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑन है तो आप अपनी ट्रेड को कल के दिन पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप जो है वो लिवरेज हमने ये प्रोवाइड की है कि हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स की निस्बत 50% जो उसका मार्जिन है इंटरडे कॉन्ट्रैक्ट में वो रिड्यूस कर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ इंटरडे कॉन्ट्रैक्ट्स का मकसद ये होता है कि आपकी ट्रेड नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। गोल्ड, सिल्वर के अंदर और एनर्जी और करेंसी पेयर्स के अंदर हमारे पास रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं और इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स भी। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ब्रोकर कैसे बना जा सकता है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकरेज हाउस को कैसे एक्सेस किया जा सकता है और कैसे हम ब्रोकर बन सकते हैं। तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि आप सबसे पहले सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल करते हैं। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के ज़रिए प्रायर अप्रूवल के लिए आप फाइल करते हैं। जब आपको प्रायर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर सेकेंड स्टेप में आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से आप ट्रैक सर्टिफिकेट की जनरेशन का मुतालबा करते हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके। जब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपको ट्रेडिंग लाइसेंस दे देता है तो फिर आप सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ब्रोकरेज का लाइसेंस हासिल करते हैं, अपने एक सर्टेन फंड्स को डिपॉजिट करते हैं और अब आप ब्रोकर बन के कंज्यूमर डीलिंग शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हम वीकली वेबिनार भी कर रहे हैं। इसके अलावा एमएल के हवाले से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इवेंट्स को भी प्लान कर रहा है। रिसेंटली हमने लाहौर फ्लैटिस में भी इवेंट किया जहां हमने इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स को एक छत के नीचे लेके आए, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की और लीगल गेटवेज के ऊपर किस तरह से वो ट्रेडिंग करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं ये भी बताया। इसके अलावा आप डेमो ट्रेडिंग जो है वो भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर डेमो क्रिएट करके उस डेमो ट्रेडिंग के ऊपर फिक्शल मनी के साथ प्रैक्टिस करके आप वहां से भी लर्निंग ले सकते हैं। कंप्लेंट्स को पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज किस तरह रिजॉल्व कर रहा है या इन्वेस्टर हमें कंप्लेंट की सूरत में किस तरह से देख सकता है। आप सबसे पहले इन्वेस्टर जो है वो अपने ब्रोकर को कंप्लेंट करता है, वहाँ वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करता है और अगर ब्रोकर उसको सॉर्ट आउट नहीं करता तो फिर पाकिस्तान, अगर आप हमसे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कंप्लेंट को टेक ओवर कर लेता है। दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर एहसन, आपने बहुत अच्छे से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन किया। अब मैं अपने सेकंड पार्टिसिपेंट जो कि हमारे प्रेजेंटर हैं एचजी मार्केट से, मिस्टर असद जावेद को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। एचजी मार्केट हमारे नंबर 1 ब्रोकर भी हैं और मिस्टर असद जावेद अब अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम है 20 मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम to all the listeners. So guys, without further ado, I shall take you straightly towards the topic, and the topic is the significance of FOMC meeting. इसके लिए मैं एक बहुत ही ये volatile और important event है हमारी, just a second. I cannot share my screen. आपको stop करना पड़ेगा the previous one. जी, exactly. Thank you.
जी, so as you can see, understanding the impact of FOMC meeting. इत्तेफाक की बात है कि आज ही ये जो इवेंट है ये होने जा रहा है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये इवेंट साल में 8 टाइम्स आता है। मैं आपको और ज़्यादा इसकी डिटेल्स बताऊंगा, बट लेट मी प्रोवाइड यू अ बिट इंट्रोडक्शन अबाउट माय कंपनी, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस सेशन के लिए। सो ऑल अबाउट लाइक एजी मार्केट्स इज, यू कैन से कि जैसे अभी अभी आपको बताया भी गया that we are the largest and number one brokerage house of this Pakistan Mercantile Exchange। और हमारा जो इदारा है ये तकरीबन 30 साल की इनकी एक रिच हिस्ट्री है। हमारा एक ह्यूज क्लाइंटेल है जिसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं, और बेसिकली इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल market research, you can say technical market research, और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेड, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और लाइक एक ट्रस्ट फैक्टर के साथ बाय इंश्योरिंग द एडहेरेंस टू द रूल्स ऑफ द बिजनेस। ये काम चल रहा है पिछले लाइक 30 ईयर्स से। और अब हमारे इस लाइक प्रेस्टिजियस इंट्रोडक्शन के बाद आई शैल टेक यू फॉरवर्ड टू टुडेज इवेंट। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि FOMC ये एब्रीवेशन क्या है जी। तो द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसको आप FOMC कहते हैं, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द US इकोनॉमी। और ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट डिसीजन हमारे मुल्क में ये इट इज़ टेकन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अभी अभी रिसेंटली 10 मई को ही आपके मुल्क से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो है वो किया है। US सेंट्रल बैंक, जिसका नाम फेडरल रिजर्व बैंक है, वहां पर जो कमेटी ये डिसीजन लेती है उसका एब्रीवेशन है FOMC। आगे उसका स्ट्रक्चर भी आपके लिए मेंशन्ड है कि उसमें 12 वोटिंग मेंबर्स हैं, जिसमें जो 7 मेंबर्स हैं वो हैं फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम। और उसमें 5 मेंबर्स ऐसे हैं, 7 + 5 = 12। 5 मेंबर्स ऐसे होंगे जो रोटेशन बेसिस पर आएंगे, और ये 5 मेंबर कौन होंगे? ये प्रेसिडेंट्स होंगे ऑफ 5 फेडरल रिजर्व बैंक्स। ये फेडरल रिजर्व बैंक्स डिफरेंट जगहों पे यूनाइटेड स्टेट्स में डिसेमिनेटेड हैं। यहाँ के वो 5 मेंबर्स रोटेशन बेसिस पे यहाँ पर अपनी जो है वो ड्यूटी देंगे, इस बोर्ड में वोटिंग राइट देंगे फॉर इंटरेस्ट रेट डिसीजन। और फिर इनके एक लीडर भी होंगे इस डिसीजन में, जिनको कहा जाता है द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, और उसको चेयरमैन ऑफ आप फेडरल ओपन मार्केट कमेटी भी कह सकते हैं। राइट नाउ हिज नेम इज जेरोम पॉल, और वो अपनी 4-ईयर टर्म पूरी करने जा रहे हैं। साल 2026 में उनकी टर्म एक्सपायर हो रही है, 2022 में वो अपॉइंट हुए थे। अच्छा जी, FOMC के अब आप अगर रोल के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स हम सबको पता है कि इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी if you talk as per the GDP per capita। So यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सारे ममालिक को इन्फ्लुएंस करती है, और बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स इस मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इज कमिंग टुनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरनेशनल मार्केट्स, फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। FOMC का एक और मेन रोल ये है कि इकोनॉमिक गोल्स देखें, कोई भी बैंक बिला वजह तो इंटरेस्ट रेट में कमी या इजाफा नहीं लाएगा। डेफिनेटली उनके कुछ इकोनॉमिक गोल्स होंगे जिनकी अचीवमेंट के लिए ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। इट्स द गोल ऑफ एवरी नेशन। दे वांट मैक्सिमम, यू कैन से, involvement of their workforce for their economic output. So maximum employment is their goal. Price stability, कीमतों में एक तवाज़ुन बरकरार रखना भी सेंट्रल बैंक का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, जिसके तहत ये काम करते रहते हैं। मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, ऐसे इंटरेस्ट रेट्स अडॉप्ट किए जाएं जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ना बहुत ज़्यादा लो भी हो। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कोई सेंट्रल बैंक बहुत लो रखता है तो इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, और वहां पर इन्फ्लेशन, जिसको आप महंगाई कह सकते हैं, अफराते ज़र कह सकते हैं, इट गेट्स इंक्रीज टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट।
और इसके बरक्स अगर कोई मुल्क इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रखता है तो इट इज डेफिनेटली वेरी मच थ्रेटनिंग फॉर द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ दैट कंट्री, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। बिजनेसेस के लिए, कंपनीज के लिए लोन लेना बहुत महंगा रहेगा। देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है ना कि बोरोइंग इज एक्सपेंसिव, सो इट विल डेफिनेटली रेज अ क्वेश्चन अबाउट कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट। सो मीटिंग्स के बारे में हम आ जाएं तो एफओएमसी मीटिंग साल में 8 मरतबा होती है नॉर्मली। देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि साल 2020 में पेंडेमिक को एड्रेस करने के लिए यूएस में पहली मरतबा ये मीटिंग्स 12 मरतबा की गई थी। इमरजेंसी मीटिंग्स भी की गई थी उस साल, लेकिन नॉर्मली आम सालों में ये मीटिंग एक साल में 8 मरतबा होती है। सो एफओएमसी के अगर इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो एक तो इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी को कैसे असरअंदाज कर सकता है ये मैंने आपको बताया। बहुत हाई होना इकोनॉमिक आउटपुट, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं कौमी मुल्की पैदावार, इसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत लो होना भी इट्स नॉट सूटेबल, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। तो it needs to be very much accurate according to the country's output। उसके साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है एफओएमसी डिसीजन से, जिसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग रेट्स आ सकती हैं, बिकॉज एफओएमसी इस सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर हम इसको हमारी मार्केट से रिलेटेड बात करें, जो तीसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, द फाइनेंशियल मार्केट्स, तो ये हमारे आज हर प्रोडक्ट की कीमत पर असर डालेगा। क्योंकि देखो, एफओएमसी डिसीजन असर किस करेंसी पे करता है? यूएस डॉलर पे। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेडेबल तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस किस करेंसी में कोटेड है? दे आर बीइंग कोटेड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। सो टुडे इज अ वेरी वॉलेटाइल इवेंट, और ये हमारे लिए व्हेन देयर इज वॉलेटिलिटी इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स, क्योंकि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डुअल साइडेड प्रॉफिट्स। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो बाय करके प्रॉफिट कमाना तो है ही, बट यहाँ पर गिरती प्राइसेस भी कैश की जा सकती हैं विद अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। उसके साथ ही इन्फ्लेशन, द लास्ट पॉइंट, मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली जो है वो इन्फ्लेशन पर एक बड़ा असर डालती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है सेंट्रल बैंक से ऐसे ममालिक में जहां पर इन्फ्लेशन रेट हाई है, और जैसे इन्फ्लेशन काबू में आती है तो इंटरेस्ट रेट कम किए जा सकते हैं। इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का आपस में आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इन्फ्लेशन हाई तो इंटरेस्ट रेट भी हाई कर दिए जाते हैं। इसके बाद अब मैं आपके आज के इवेंट को रिलेट करूंगा यूएस की हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन के साथ। ये उनके आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये आपकी एक साइड पे ईयर्स लिखे हैं और आगे लिखी है इन्फ्लेशन परसेंटेज। इन्फ्लेशन परसेंटेज यूएस की कोई खास नहीं रही बड़े अरसे से। 2020 में तो आप देखें बहुत लो थी, इट वाज 1.2%। 2021 में ये काफी, आप कह सकते हैं मोर देन 3 टाइम्स ये बढ़ी, और 2022 का एवरेज इन्फ्लेशन 8.0, लाइक 2022 में जून में ये रीडिंग 9.1 पर थी, बट हमें एवरेज इन्फ्लेशन यहाँ पर आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, किसी एक मंथ की नहीं। सो 2023 में 4.1, और अब देखिए 2024 में ये 3.4% है। ये इन्फ्लेशन रीडिंग आपके सामने मैं कहाँ तक की शेयर किया, मार्च की। और मई की इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो कि डेटा कंपाइलेशन के बाद आज जून 12 को रिलीज होने जा रही है, आज ही ये नंबर भी आ रहा है। अभी आपसे बात करते करते 5:30 बजे ये नंबर आने वाला है, और हमारी मार्केट के ट्रेडर्स के लिए इट्स अगेन अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इस नंबर पे बहुत ज्यादा मार्केट मूव देखी जा सकती है। ये इन्फ्लेशन का एक ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट किया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह सन 2021 के बाद एक ह्यूज इंक्रीज इस इन्फ्लेशन के नंबर में देखा गया है। और गाइस वी ऑल नो कि ये सिर्फ यूएस में नहीं देखा गया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, जापान, हर जगह, यूके, ये इंक्रीज देखा गया है। आपको याद होगा सन 2021 और 2022 में क्या हुआ था? इट वाज द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस मोर देन डबल, देयर प्राइसेस जंप्ड, एंड एवरी कंट्री फेस्ड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
सो ये उस दौर का वाकया है। देखें, एनर्जी प्राइसेस की अहमियत ही कुछ ऐसी है, वो महंगे होते हैं ना तो हर जगह इन्फ्लेशन आ जाती है, पूरे मुल्क में आ जाती है। ये है पिछले एक साल का यूएस का इन्फ्लेशन ग्राफ, और आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी मच लाइक एक वेव फॉर्मेशन ये बना रहा है। इन्फ्लेशन एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल्ड नजर आ रही है। देखें यहाँ पर इसकी थोड़ी पीक आप कह सकते हैं इस साल के लिए, लेकिन उसके बाद से इट इज ड्रॉपिंग और अब रीडिंग 3.4% पर आ चुकी है। आज की इन्फ्लेशन रिपोर्ट इस एक्चुअल्स को शो कर से करेगी और देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का कम होना ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। अच्छा जी, ये आपके सामने इस स्लाइड में मैं शेयर करना चाहूंगा यूएस के इंटरेस्ट रेट की कुछ हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री मैंने तभी से शुरू की है व्हेन द इकोनॉमी केम आउट ऑफ द पेंडेमिक। देखिए जी, पेंडेमिक में इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड लो लेवल पर थे, क्योंकि कंट्रीज और बैंक्स ये चाहते थे कि आम लोगों के लिए कर्जा लेना आसान रहे, चीप रहे, बिकॉज वी ऑल न्यू के पेंडेमिक में नो बिजनेस वाज एबल टू ऑपरेट एज पर इट्स फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू मेक श्योर के लोगों के लिए इस टफ टाइम में कर्जा लेना इट इट बिकम्स अफोर्डेबल। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक से द इकोनॉमी इट केम आउट, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जब इस शॉक से बाहर निकली, द शॉक ऑफ कोविड-19, तो एक नया मसला सामने आया और वो था इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन दोनों साइड से बढ़ रही थी, डिमांड साइड से भी और प्रोडक्शन साइड से भी। वैसे तो इन्फ्लेशन की दो टाइप्स हैं, द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल ऐसी इन्फ्लेशन है जो डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ती है, कीमतों में आने वाला ऐसा इजाफा व्हेन द कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग मोर। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक खतरनाक चीज है, ये सेंट्रल बैंक को नहीं चाहिए। ये एक ऐसा कीमतों में आने वाला इजाफा है विच इज ड्यू टू अ रिजल्ट, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब सामान को बनाना मैन्युफैक्चरर को महंगा पड़ता है ना, तो वो क्या करता है, वो सामान महंगा कर देता है। लेकिन ये एक हेल्दी साइन नहीं है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। और दुनिया में ज्यादा इन्फ्लेशन की परसेंटेज इस टाइप की थी जो 2022 से 2023 के दरमियान फेस की गई। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए इस सेशन में, देखिए आपके सामने कि यूएस ने कैसे शदीद तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए। पहली तारीख है 16 मार्च 2022 और इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट 0.25%, जो कि इनका रिकॉर्ड लो लेवल था पेंडेमिक में, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसको 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया और उसे कर दिया गया 0.50। जब मैं आपके सामने बेसिस पॉइंट का वर्ड बोलूंगा तो इट मींस 0.01। ओके, तो 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज। 4 मई को यही इंटरेस्ट रेट जो है 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया। 0.50 से इसको क्या कर दिया गया, 4 मई 2022 को 0.50 से इसको कर दिया गया 1%। और ये 50 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज को आप मामूली इंक्रीज मत समझें। यूएस सेंट्रल बैंक इतनी तेजी से अपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता। मैंने ब्रैकेट में आपके लिए लिख भी दिया है कि दिस इज द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन अ मीटिंग सिंस ईयर 2000। और ये कब की बात हो रही है, 2022 की। पिछले 22 साल में किसी एक मीटिंग में इतना स्पीडी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया गया जैसा उस टाइम किया गया। उसके बाद अगली मीटिंग 15 जून 2022 में देख लें इन्होंने क्या किया, 1% का रेट कहां पर ले गए, 1.75। और ये किसी सिंगल मीटिंग में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज था सिंस ईयर 1994। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले जाऊंगा हमारी सारी ऑडियंस का अगर मैं ये एक एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आपके सामने पढ़कर बताऊं तो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स आप इसको ज़रूर लाइक अपने पास सेव रख सकते हैं। ये हिस्टोरिकल टाइम है, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूं। अभी भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज चल रहे हैं जी, द काउंटिंग इज ऑन। और मैं आपको लेकर आना चाहूंगा इस दिन पे, हेयर 26 जुलाई 2023। गाइस ये सब को दोबारा गौर से सुन लें, 26 जुलाई 2023 ये आखिरी मर्तबा था जब यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था। 5.25% के इंटरेस्ट रेट को कहां पर लाए थे, 5.50, 25 बेसिस पॉइंट के साथ। जबकि इससे पिछली मीटिंग में 14 जून 2023 में
उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया था। ये पिछली 10 कंसेक्यूटिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के बाद पहला पॉज था जो यूएस ने इख्तियार किया, बिकॉज वो समझ चुके थे कि सिर्फ इन्फ्लेशन को जवाब बनाते हुए इतनी तेजी के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इट्स नॉट गुड फॉर देयर इकोनॉमी। उनके कई मेजर सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक्स, सिलिकॉन वैली बैंक भी कलैप्स का शिकार हुआ। इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इट इज वेरी हर्टफुल फॉर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और फिर आप देखें कि 26 जुलाई 2023 के बाद ये आज तक पॉज पर खड़े हैं। और ये मैं ले आता हूं अपना माउस हमारी लास्ट मीटिंग पे जो आ चुकी है 1 मई 2024। ये इंटरेस्ट रेट पॉज है, आज भी कहां खड़ा है 5.50% पर। आज 12 जून को सारी दुनिया की निगाहें इस तरफ हैं कि व्हाट दे डू विद देयर इंटरेस्ट रेट, ये अपने इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करेंगे, इसमें पहला कट ये कब लाएंगे। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश अब नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरेस्ट रेट इस टाइम जो 5.50 इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ, ये लास्ट टाइम सन 2000 में देखा गया था। इतने हाई इंटरेस्ट रेट को मजीद हाई ये नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन भी तो देखें कितनी ड्रॉप हो चुकी है, इट इज 3.4%, और अभी उसकी लेटेस्ट रीडिंग भी आने वाली है। सो ये आज क्या करेंगे, इसकी तरफ हम सब की तवज्जो है, तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसके बारे में हैं। आज के इस इवेंट का इम्पैक्ट हमारे हर प्रोडक्ट पे आएगा। मेटल्स पर जिनका पीएमईएक्स में नंबर 5 है, मैं नाम भी ले लेता हूं आपके सामने, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, पैलेडियम। करेंसी पेयर जो कि 16 है, डायरेक्ट करेंसी पेयर्स, इनडायरेक्ट करेंसी पेयर्स, क्रॉस करेंसी पेयर्स, और स्टॉक इंडिसेस जो इस टाइम 4 हैं। 3 यूएस बेस्ड हैं, S&P 500, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और एक जापानीज इंडेक्स है जिसका नाम है JPY-EQTY। एक और निकनेम उसका यूज होता है हमारी मार्केट में, निके 225। इन तमाम प्रोडक्ट्स पे आज इस इवेंट का इनकी प्राइसेस पर असर होगा। और अब हम चलते हैं कुछ सिनेरियो की तरफ कि व्हाट द प्रोबेबल आउटकम्स कैन बी। देखें जी, सिनेरियो 1 जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ इसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो ये कि आज इंटरेस्ट रेट में पॉज रखा जाएगा, ना इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। So you have और 3 more minutes. ओके, और ज़्यादा तो ऑब्वियसली करने की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा ही होता है तो मेटल्स इससे किसी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि इससे डॉलर स्ट्रेंथ देखा जाएगा। क्योंकि डॉलर के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना इट्स नॉट गुड फॉर एनी करेंसी। सो ये प्रोबेबल डायरेक्शन हो सकती है, मेटल्स फॉल और इनडायरेक्ट करेंसी पेयर्स अप, डायरेक्ट करेंसी पेयर्स आप देख सकते हैं फॉल, स्टॉक इंडिसेस कैन फॉल। और ये है जी हमारे पास सिनेरियो 2। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया जाता है आज, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, स्ट्रेट अवे शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर वाकई इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया आज ही की मीटिंग में, तो इससे मेटल्स बहुत अच्छे इफेक्ट के साथ बुलिश यानी कि अपसाइड, इनडायरेक्ट पेयर्स डाउनसाइड, डायरेक्ट पेयर्स अपसाइड, और स्टॉक इंडिसेस भी इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल करते नज़र आ सकते हैं। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वॉलेटाइल इवेंट है हमारी मार्केट के लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। मैं आपको दोबारा से जो है वो लाइक सेशन की तरफ ले आता हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मिस्टर असद। अब मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करूंगी कि वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। आप हैंड रेज करके कर सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर आप क्वेश्चंस टाइप करके भी हमें सेंड कर सकते हैं। मिस्टर तलहा है, मिस्टर हैदर है, अगर आप क्वेश्चंस करना चाहें तो प्लीज। जी मिस्टर हैदर। मैंने आपसे ये पूछना था कि जो ब्रोकर्स की सिलेक्शन है उसके ऊपर आप थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि मुझे मैं नया हूँ इस फील्ड में और मुझे कोई एक्सटेंसिव आप कह सकते हैं कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए।
टू सेलेक्ट अ प्रॉपर ब्रोकर? कैसे आप प्रॉपर ब्रोकर सेलेक्ट करें अपने लिए? आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन थी, आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। मेरे ख्याल में आप पूछना ये चाह रहे हैं कि आप ब्रोकर की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट गो थ्रू कीजिए, आप हमारे सोशल मीडिया को देख सकते हैं। हमारे टॉप 10 जो ब्रोकर्स हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, आप उनमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो जहाँ पे जिस एरिया में आप रिजाइड कर रहे हैं वहाँ पे आप नियर बाय जितने भी आपके ब्रोकर्स हैं आप उनको विजिट करें, और जो आपको सूटेबल हो आप उनके पास अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप हमारी अगर वेबसाइट को विज़िट करें तो आप किसी भी 3-4 ब्रोकर्स को देखें, उनसे कांटेक्ट करें, उनके कमीशन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करें उनके साथ। उसके अलावा आप उनकी रिसर्च वर्क को लाजमी देखें और रिसर्च वर्क के ऊपर आप उनको डेमो अकाउंट में ट्रेड्स करें। और जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको खुद से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस ब्रोकरेज हाउस के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है। काफी बेहतर एक आइडिया मुझे इससे हुआ है। अब मैंने अगर आपके साथ जो वेबसाइट पे आपकी मैंने पहले ब्रोकर लिस्ट खोली हुई थी, अब लेट्स जस्ट से कि टॉप 5 ब्रोकर्स को मैं कांटेक्ट कर लूं, टॉप 5 ब्रोकर्स में से किसी भी 5 या सबको कर लूं या एक किसी को कर लूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी मिस्टर हसन, आप आंसर कीजिएगा उनके क्वेश्चन का। Zobaria, you can go ahead and answer this question, please. मिस्टर असद, आपसे एक चैट बॉक्स में इन्होंने क्वेश्चन किया है, काइंडली इसको आंसर कीजिएगा। Okay. क्वेश्चन आंसर So, बॉक्स है उसमें मैं क्वेश्चन। जी मैं जो है वो फॉर एवरीवन मैं क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूँ। ये पूछ रहे हैं व्हाट फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द एफओएमसी's करंट स्टांस ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड हाउ डू दे एंटिसिपेट दीज फैक्टर्स विल इवॉल्व इन कमिंग मंथ्स। काफ़ी जो है इसका डिटेल्ड आंसर हो जाएगा, बट मैं समराइज्ड फॉर्म में इसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखें जी, फैक्टर्स तो हमेशा यूएस सेंट्रल बैंक ने like the way they have adopted extraordinary contractionary monetary policy, जिस तरह तेजी के साथ उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है, तो फैक्टर तो वो एक ही बताते रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन, बिकॉज टैकलिंग इन्फ्लेशन वाज देयर मेन गोल। लेकिन अब इन्फ्लेशन क्योंकि कंट्रोल होती काफी हद तक नजर आ चुकी है, मैंने आपको बताया कि पीक इन्फ्लेशन रीडिंग 9.1 से ड्रॉप होकर आज 3.4% पर आ चुकी है, और अभी अभी 5:30 बजे लेटेस्ट रीडिंग भी सामने आ जाएगी फॉर द मंथ ऑफ मई। तो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर तो इन्फ्लेशन ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि अब जून का महीना चल रहा है और हम सबको पता है कि नवंबर में इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाइक फैक्टर हो सकता है बिफोर लाइक ब्रिंगिंग एनी चेंज टू द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज हो रही हो ना, इलेक्शंस हो रहे हो, तो बहुत ज्यादा ना मॉनेटरी पॉलिसी के साथ छेड़खानी सेंट्रल बैंक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। सो ये दो चीजें मैं आंसर करना चाहूंगा, इन्फ्लेशन एंड इलेक्शंस। थैंक यू मिस्टर सर। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इनकरेज करूंगी कि आप क्वेश्चंस करिए।
सहर जाहिद है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकती हैं। We have 5 minutes more, 4 minutes. मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं हमने दोनों टॉपिक्स। एक क्वेश्चन है। या प्लीज मैं देख सकता जी? ओके, आई थिंक नूर खान वांट्स टू आस्क अनदर क्वेश्चन जी, आप प्लीज लिखते हैं। मैं मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, व्हाट आई थिंक कोई मिस टाइप है इनकी साइड से। व्हाट इज कॉमियन लाइक What do you expect from today's FOMC meeting? If the decision is to cut the interest rate, will they implement it immediately or will they set a future date for implementation? your questions are telling me that you already know a lot about this market. You study the literature, so that is good. आपको मेरी बात मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अगर समझा पाऊँ तो आई थिंक कि आज पहले तो देखो ना, पॉज इट। हाँ, ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 11:30 स्टार्ट होगी बाय द फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉल, उसमें मुझे ऐसा, मैं एक इंसान हूँ और ये डिस्क्लेमर गलत, लाइक ये ओपिनियन गलत भी हो सकती है, मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आज फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कब कट करेंगे कुछ ऐसे मंथ का क्लू दे दें, और वो मंथ मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट इकोनॉमिस्ट और जितना मैं डिफरेंट इकोनॉमीज को पढ़ता हूँ, आई थिंक वो सितंबर में अपना पहला इंटरेस्ट रेट कट की इंडिकेशन आज दे देंगे। लेकिन उसका इफेक्ट आज ही मिल सकता है, डॉलर वीकनेस और मेटल्स बाय की सूरत में। थैंक यू मिस्टर असद। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मिस्टर असद, मिस्टर एहसन का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने ज्वाइन किया और इसमें पार्टिसिपेट भी किया। हम अपने नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ब्रोकर के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज, और मेरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी अल्लाह हाफिज। हाफिज।